Good morning, students. This is class 7, chapter 27, earthquake. Take the correct answer. What do you call a person who studies rocks? उस person को आप क्या कहेंगे जो rocks के बारे में study करते हैं? Answer is petrologist. What is the name of the highest mountain on the earth? सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? Mount Everest. What is the second most common gas found in the air we breathe? इस एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे मोस्ट कॉमन गैस कौन सी पाई जाती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीथ में? आंसर इज ऑक्सीजन. What is the name of the deepest location in the world's ocean? वर्ल्ड की ओशियन में सबसे गहरी जगह कौन सी है? दैट इज मरियाना ट्रेंच. व्हाट डू यू कॉल मॉल्टेन रॉक बिफोर इट हैज इरप्टेड? मॉल्टेन रॉक को आप क्या कहेंगे जब वो ब्लास्ट ना हुआ हो, लावा के फॉर्म में नहीं होता तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं? मैग्मा बोलते हैं. व्हाट इज द नेम गिवन टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आंसर इज क्रस्ट. What is the thickest layer of the earth? सबसे thickest layer कौन सी है? Mantle होती है. What enables the earth to hold on to its atmosphere? अर्थ को अपने एटमॉस्फेयर, जो हमारा अर्थ है वो एटमॉस्फेयर को क्यों होल्ड कर लेता है? किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स it enables to hold on its atmosphere. Which theory compares the earth to a living organism? कौन सी थ्योरी है जो अर्थ को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताती है? आंसर इज गेया हाइपोथेसिस. Someone who studies earthquake is known as, earthquake के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट. Which gas forms approximately 1% of the atmosphere? हमारे एटमॉस्फेयर में 1% कौन सी गैस पाई जाती है? दैट इज ओजोन. What is the earth core made up of? अर्थ का जो कोर है वो किसका बना होता है? That is made up of molten iron and nickel. Answer is molten iron and nickel. Now come on to chapter 28. That is space quiz. Space is a mysterious place. Space जो है एक बहुत ही रोमांचित प्लेस है. But there are plenty of things we are sure about when it comes to the vast space that surround us here on the earth. पर हम स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही हमको उसके बारे में पता है और उसके लिए भी हम बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं. फर्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर. What is the name of NASA's most famous space telescope? NASA का सबसे फेमस स्पेस टेलीस्कोप जिसके बारे में हम स्पेस की स्टडी करते हैं वो टेलीस्कोप का नाम क्या है? उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? हबल स्पेस टेलीस्कोप. Who was the first person to walk on the moon? सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया था? आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. In which year did the US spacecraft Mars Pathfinder land on the planet Mars? US का जो एक स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम क्या था? मार्स पाथफाइंडर. वो जो है मार्स के प्लैनेट पे कब लैंड किया था? इन द ईयर 1997. What is the name of a space that uses? What is the name of a place that uses telescope? उस जगह का नाम क्या है जो टेलीस्कोप का यूज करता है और एंड अदर साइंटिफिक इक्विपमेंट, और भी साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज करता है टू रिसर्च स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी? स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ने के लिए ये सारी इक्विपमेंट कौन सी जगह पे पाया जाता है? आंसर इज एन ऑब्जर्वेटरी. विच वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट? पहला स्पेसक्राफ्ट कौन था टू लीव द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम को छोड़ के पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा गया था? दैट इज पायनियर 10. हाउ मेनी यूएस स्पेस शटल्स आर देयर? कितने यूएस स्पेस शटल्स है? देयर आर 6 यूएस स्पेस शटल्स. Who was the first
कैम्ब्रिज प्रोफेसर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के पहले कैम्ब्रिज प्रोफेसर कौन थे? उनका नाम क्या था? हिज नेम वॉज विलियम हर्शेल। What was his name? His name was William Herschel. Which is the brightest comet in the solar system? सबसे चमकीला धूमकेतु कौन सा है सोलर सिस्टम में? आंसर इज हैलेज कॉमेट। When was the first pioneer space probe launched? सबसे पहला पाइनियर स्पेस प्रोब कब लॉन्च हुआ था? It was launched in the year 1958. What is the name of the first satellite sent into the space? सबसे पहली सैटेलाइट जो कि स्पेस में भेजी गई थी उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। What was the name of that satellite? Sputnik. Now come on to chapter 29, that is our sun. The sun is a star. Sun क्या है? Sun is a star. It is a vast hot spinning ball of burning gas. सन जो है एक बर्निंग गैस है, मतलब एक बॉल है, जैसे कि आग का गोला आप कह सकते हैं। 3/4 हाइड्रोजन, जिसमें 3/4 ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एंड अ क्वार्टर हीलियम, और उसमें हीलियम प्रेजेंट होता है। इट इज़ सो बिग, बहुत बड़ा है, ओवर 1.3 मिलियन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ के 1.3 मिलियन टाइम्स जो है बड़ा है ये सन, एंड 333 to 420 टाइम्स एज हैवी, और उसका 333 to 420 टाइम्स हैवी भी है। दैट द प्रेशर इज इनफ टू टर्न द सन इनटू अ ह्यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि इसको हम एक बहुत बड़ा ह्यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना सकते हैं बाय फ्यूजिंग टुगेदर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके, और उससे इतनी रिलीजिंग सो मच एनर्जी दैट टेम्परेचर आर बूस्टेड। इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी कि बिल्कुल टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाएगा, टू 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो जाएगा अगर हम इसको फ्यूज कर दें हाइड्रोजन एटम के साथ? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑल दिस इनक्रेडिबल हीट टर्न्स द सन सरफेस इनटू अ रेंजिंग इन्फर्नो। और यही जो इसका जो टेम्परेचर है, यही इसको जो है एक रेंजिंग इन्फर्नो बनाता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट sun. Inside the sun, the surface or photosphere glows at over 5500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो फोटोस्फीयर है वो कितना? एट ओवर 5500 डिग्री सेल्सियस, इनफ टू मेल्ट ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को ये मेल्ट कर सकता है, इसका जो सरफेस है। इट इज मॉटल्ड विथ ब्राइट स्पॉट्स कॉल्ड ग्रैन्यूल्स, और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे धब्बों की तरह बहुत ढेर सारे ब्राइट स्पॉट्स होते हैं, बड़े चमकीले स्पॉट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रैन्यूल्स। मॉटल्ड मीन्स बड़ा धब्बा। वेयर हीट फ्रॉम द कोर इरप्ट थ्रू द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन जोन ऑन टू द सर्फेस। और इसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ये उस हीट को रेडिएट करता है। Above the photosphere is the sun's atmosphere. फोटोस्फेयर के ऊपर जो है सन का एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, सन का एटमॉस्फेयर कहाँ होता है? Above फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के ऊपर। With the chromosphere, और वहीं पे क्रोमोस्फेयर होता है, और below the chromosphere and the corona on the top। क्रोमोस्फेयर कहाँ होता है? क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के नीचे होता है, और क्रोमोस्फेयर के टॉप पे जो है क्या होता है? कोरोना होता है। ह्यूज फ्लेम लाइक टंग्स, और ये जो सन होता है ये बिल्कुल आग के गोले, जैसे आग का गोला होता है, बिल्कुल आग के गोले के जैसा होता है। ऑफ हॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैसेज इसमें होती हैं, कॉल्ड सोलर प्रोमिनेंसेस, और इनको हम क्या बोलते हैं? सोलर प्रोमिनेंसेस बोलते हैं। शूट आउट ओवर 1 लाख किलोमीटर, और इसके आग के गोले इतने ज़्यादा रहते हैं कि उसमें से काफ़ी दूर तक छिटक कर इसके अंगारे आते हैं। ठीक है, और उसका रेंज क्या होता है? 1 लाख किलोमीटर। उसके 1 लाख किलोमीटर तक इसकी तपिश इतनी ज़्यादा होती है कि उसका असर 1 लाख किलोमीटर दूरी तक रहता है। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द सन पावर। द लाइट एंड अदर फॉर्म्स
of radiation streaming from the sun provide us with warmth। और सन की रेडिएशन और इसकी जो स्ट्रीमिंग पावर होती है वो हमको क्या पहुंचाती है, वार्मथ पहुंचाती है, गर्माहट पहुंचाती है। एंड लाइट डायरेक्टली एंड लाइट एनर्जी फॉर प्लांट टू यूज, और हम लोगों तक क्या पहुंचाती है, रोशनी पहुंचाती है। सन जो है बहुत दूर है बट उसकी रेज जो है देखिए यहाँ पे अर्थ पे इतनी तेज आती है कि पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। और इसी लाइट एनर्जी को प्लांट किस लिए यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं इसी लाइट एनर्जी को फूड के लिए। फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड कोल वर वंस टाइनी ऑर्गेनिज्म। एक समय में ये जो फ्यूल्स हैं जैसे ऑयल है और ये कोल है, ये सब क्या एक बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे। एंड प्लांट्स विच गॉट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, और जो प्लांट है ये कहाँ से इनको एनर्जी मिलती है, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन। नाउ विल स्टडी अबाउट साइंस डिस्कवरी। गैलीलियो गैलीली was one of the greatest scientists। गैलीलियो गैलीली जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। who ever lived, जो यहाँ पे थे। he made many discoveries, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की अबाउट ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन। ग्रेविटी और एक्सीलरेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। बट ही इज़ स्पेशली फेमस बिकॉज, बट वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किस लिए हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ अ टेलीस्कोप, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने टेलीस्कोप का यूज़ किया था टू स्कैन द हेवेंस, ताकि वो देख सकें सन को और जितने भी ये हेवनली बॉडीज़ हैं इनको ये टेलीस्कोप्स के थ्रू देखते थे। एंड मेक मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्होंने किया था। डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक द स्टारी मैसेंजर। द स्टारी मैसेंजर एक बुक है जिसमें इन्होंने इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया है। ही वॉज द फर्स्ट टू सी माउंटेन्स ऑन द मून। ये पहले थे जिन्होंने मून पर माउंटेन को देखा था। द मून्स ऑफ जुपिटर, जुपिटर का मून देखा था। एंड सन स्पॉट्स दो लुकिंग एट द सन बैडली डैमेज हिज आई साइट। और इन्होंने सन स्पॉट्स को भी देखा था अपने ये टेलीस्कोप के थ्रू, जिसकी वजह से इनकी जो आई साइट थी वो डैमेज हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी। SOHO, SOHO। Even though the sun is fairly nearby for an astronomical object, जो सन है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का मतलब जो खगोलीय जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे काफ़ी पास में है। एंड ऑल्सो वेरी लार्ज, और बहुत बड़ा भी है। देयर इज स्टिल अ ग्रेट डील अबाउट इट दैट साइंटिस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड। पर फिर भी साइंटिस्ट को बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको नहीं समझ में आ रही थी। सो ऑन 2 दिसंबर 1995, तो इसलिए 2 दिसंबर 1995 को नासा लॉन्च्ड सोहो। 2 दिसंबर 1995 को नासा ने सोहो को लॉन्च किया, द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। उसका फुल फॉर्म क्या है सोहो का, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। दिस नाउ ऑर्बिट्स द सन। अब ये क्या करता है, सन की कक्षा में ये उनके चारों ओर जो है चक्कर काटता है। बैलेंस बिटवीन द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ सन। और ये जो ये सोहो है ये क्या है कि ये ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से और सन की ग्रेविटी की वजह से ये वहाँ पे अपना बैलेंस बना के उसका ऑर्बिट करता है, चक्कर काटता है। इट मॉनिटर्स द सन कंटिन्यूअली, और ये सन को पूरी तरीके से मॉनिटर करता है। एंड शुड सप्लाई स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशंस को भी भेजता रहता है। कमिंग बैक टू द अर्थ फ्रॉम इट्स रेडियो एंटीना फॉर मैनी ईयर्स। उसके रेडियो एंटीना से ये वो जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है उस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र करता है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सन स्पॉट्स। अराउंड द मिडिल ऑफ द सन आर कूलर डार्कर सन स्पॉट्स। सन के मिडिल में बहुत सारे कूलर और डार्कर सन स्पॉट्स भी हैं, मतलब कुछ ठंडे और कुछ डार्क कलर के सन स्पॉट्स हैं। टिपिकली दे अपीयर इन ग्रुप्स एंड मूव अक्रॉस द फेस ऑफ द सन एज इट टर्न्स। और वैसे ये जो स्पॉट्स हैं ये क्या है, ये एक ग्रुप में वहाँ पे दिखते हैं, ग्रुप में रहते हैं ये। एंड मूव अक्रॉस द फेस ऑफ द सन एज इट, और जैसे ही सूरज घूमता है बिल्कुल उनके फेस की तरफ वो जितने भी स्पॉट्स होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। देयर नंबर्स वेरी, ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर्स के उतने ही ये स्पॉट्स हों, कभी कभी उनके नंबर्स जो है वो
अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब वो कभी कम स्पॉट्स हो सकते हैं, कभी ज़्यादा स्पॉट्स हो सकते हैं। एंड सीम टू रीच अ मैक्सिमम एवरी 11 ईयर्स, और हर 11 साल पे ये स्पॉट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव दे आर लिंक्ड टू कूलर स्टॉर्मी वेदर ऑन अर्थ, और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो स्पॉट्स हैं, ये सन स्पॉट्स हैं, ये किसकी वजह से हैं, क्योंकि यहाँ की एरिया जो है वो कूलर है और थोड़ा स्टॉर्मी है, मतलब बहुत सारे इसमें धूल के कण हैं, और वेदर मतलब अर्थ पे जैसा वेदर होता है उसकी वजह से ये स्पॉट्स होते हैं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सन ब्लॉक्स। Every now and then the earth and the moon get in between each other and the sun, और कभी कभी अर्थ और मून जो है वो बीच में, उनके बीच में सन जब आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्लिप्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एन एक्लिप्स, हिंदी में जिसको आप ग्रहण कहते हैं। बिकॉज वन एक्लिप्सेस द सन फ्रॉम द अदर, क्योंकि एक सन ये, क्योंकि जो एक्लिप्स होता है ये एक से, मतलब सन, ये दोनों अर्थ और सन के, अर्थ के बीच में और मून के बीच में ये आ जाता है, तो इसकी वजह से एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स। अ लूनर एक्लिप्स इज व्हेन द मून गोज राउंड बिहाइंड द अर्थ, और लूनर एक्लिप्स उसको कहते हैं जब मून जो होता है वो अर्थ के पीछे जाता है, और तो उसका एक शैडो फॉर्म होता है जिसको हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अ सोलर एक्लिप्स इज व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और सोलर एक्लिप्स किसको कहते हैं, जब जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। कास्टिंग अ शैडो अ फ्यू किलोमीटर वाइड ऑन द अर्थ, कुछ दूर तक ये जो है एक शैडो फॉर्म करता है। अदर प्लैनेट्स आर एक्लिप्स्ड बाय देयर मून, और बाकी जो प्लैनेट होते हैं, हर प्लैनेट के पास मून होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, उनके भी एक्लिप्स होते हैं, वो अपने मून के थ्रू होते हैं, ठीक है। उनके जो प्लैनेट्स के जो मून होते हैं उनकी वजह से उनका एक्लिप्स होता है। फ्रॉम अर्थ वी कैन सी द मून, हम लोग अर्थ से मून को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इट्स शैडो पासिंग अक्रॉस द प्लैनेट सरफेस, और उसका जो शैडो फॉर्म होता है उसको भी हम देख सकते हैं। Now this chapter is over. Thank you.